आज हम लोग एक गंभीर बीमारी हर्पीज जोस्टर और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया के बारे में बात करेंगे। यह बीमारी बहुत ही सामान्य बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति को अचानक स्किन के विशेष एरिया में, जिसे मेडिकल टर्म में डर्मेटोम बोला जाता है, इसमें पानी भरे हुए छाले पैदा हो जाते हैं, पानी भरे हुए ब्लिस्टर्स पैदा हो जाते हैं और ये ब्लिस्टर्स बहुत ही दर्द और जलन के साथ शुरू होते हैं, जिसमें मरीज को काफ़ी तकलीफ़ होती है। इस बीमारी में शरीर के जो डर्मेटोम हैं, जैसे कि ऑप्थेल्मिक डिवीज़न में जो आँख के आधा हिस्सा है, आँख के ऊपर वाली आँख के हिस्से से होते हुए, माथे से होते हुए, इस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे पानी भरे हुए छाले बन जाते हैं। इसी प्रकार बॉडी के बहुत सारे डर्मेटोम होते हैं और उन सारे डर्मेटोम में ये ब्लिस्टर बन सकता है। जैसे छाती के हिस्से में ये डर्मेटोम आगे से, छाती के आगे से हिस्से होते हुए पीछे तक जाता है और इस दौरान ये मिड लाइन को, मैक्सिमम केसेस में जो मिड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करता है और एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, इसी तरह नीचे थाई वाले हिस्से में भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर डर्मेटोम में बहुत सारे छोटे छोटे पानी भरे हुए 2 से 3 mm के 0.5 सेंटीमीटर के छाले अचानक से डेवलप होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को ये छाले आने के 2-3 दिन पहले से कुछ विशेष लक्षण आने लगते हैं, जैसे थकान होने लगता है, शरीर में दर्द, जकड़न, भूख की कमी हो जाना, शरीर में अच्छा महसूस नहीं होना, उसके बाद ये छाले बनते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले ही जलन उस सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर डर्मेटोम में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में पहले जलन और दर्द शुरू हो जाता है, उसके 2-3 दिन के बाद छाले आते हैं। तो यह, इस बीमारी को दूसरी जो टर्म इसके लिए यूज की जाती है वो है शिंगल्स। तो हर्पीज जोस्टर बहुत ही सामान्य बीमारी है, लेकिन ये बीमारी कुछ लोगों में बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे कि 50 से ऊपर की उम्र में ये बहुत ही सामान्य बीमारी है। इसके अलावा यदि व्यक्ति कोई इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे हो, इसके अलावा कैंसर डिसऑर्डर, कुछ ब्लड कैंसर डिसऑर्डर, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, कीमोथेरेपी यदि चल रहा हो पेशेंट्स के, तो उन पेशेंट्स में यह बीमारी काफ़ी कॉमनली हो जाती है, काफ़ी सामान्य बात है। एल्डरली पीपल में बहुत ही कॉमन है ये। यदि कुछ भी इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट है बॉडी में, तो ये देखा गया कि 20 से 100 गुना तक इस बीमारी के होने के रिस्क हो जाते हैं। एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये बीमारी होती कैसे है, क्यों हो जाता है? तो यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो चिकन पॉक्स, जो कि गांव की लैंग्वेज में माताजी बोला जाता है, अक्सर बचपन में लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है। तो जो चिकन पॉक्स का वायरस होता है, वही वायरस इस बीमारी को, हर्पीज जोस्टर को भी पैदा करता है। चिकन पॉक्स का वायरस जो होता है, जब ठीक होने वाला होता है, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो गैंग्लिया होती हैं, नर्व गैंग्लिया, स्पाइनल नर्व, जो हमारे रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नर्व्स हैं, इसी तरह से हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली नर्व्स हैं, उस नर्व्स के डॉर्सल रूट गैंग्लिया में ये जाकर के वायरस हमेशा के लिए छुप जाता है, या कहें कि निष्क्रिय अवस्था में पूरे जीवन पड़ा रहता है। और किसी भी प्रकार के जो ट्रिगर्स बताया मैंने, जैसे कि इम्यूनोसप्रेशन, या फिर कोई कीमोथेरेपी चल रही हो, या फिर डायबिटीज़, या किसी तरह के कैंसर की प्रॉब्लम, इस तरह की कोई भी कंडीशन हो, या ओल्ड एज हो जिसमें कि फिजिकल एग्जॉशन हो गया हो, किसी काम को करते हुए कई दिनों से व्यक्ति सोया ना हो, या फिर मेंटल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो, तो ये वायरस फिर से एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही इम्यूनिटी वीक होती है, ये वायरस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्टिवेशन इस बार पूरे शरीर के स्तर पे नहीं होता है। इस बार ये वायरस बहुत ही लिमिटेड, मतलब किसी एक डर्मेटोम में, किसी एक सेगमेंट में ये वायरस एक्टिवेट होता है और ये सेम तरीके से ब्लिस्टर्स पैदा कर देता है और इन ब्लिस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है।
ये सिम्टम्स जैसे ही आपको डेवलप होएं, हर्पीज जोस्टर का सिम्टम ये जो मैंने बताया कि जलन होना, दर्द होना, किसी विशेष सेगमेंट में ऐसा कुछ हो तो इसको तुरंत दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। हर्पीज जोस्टर की डायग्नोसिस करना बहुत ही आसान है। इसके डायग्नोसिस के लिए कोई विशेष तरह के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हर्पीज जोस्टर की शुरुआती स्टेज में यदि मरीज 3 दिन के अंदर डॉक्टर के पास आ जाता है तो इसके लिए काफ़ी कारगर एंटीवायरल मेडिसिन्स जैसे कि एसाइक्लोविर, वैलसाइक्लोविर, फैमसिक्लोविर इस तरह की बहुत सारी एंटीवायरल मेडिकेशंस उपलब्ध हैं जिनसे कि बहुत तेज़ी से, जैसे एसाइक्लोविर या वैलसाइक्लोविर के एडिक्वेट डोजेज स्टार्ट करने के 1 से 2 दिन के अंदर ब्लिस्टर आना कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और साथ में ही ये सूखने भी लगते हैं। यदि आपके ब्लिस्टर्स में पस हो तो आपका डॉक्टर, आपका चिकित्सक आपको एंटीबायोटिक भी दे सकता है। दर्द को कम करने के लिए तमाम दर्द की गोलियां भी दी जा सकती हैं जैसे कि ट्रामाडोल, पैरासीटामोल, इस तरह की दवाइयां। साथ में ओरल स्टीरॉयड्स के शॉर्ट कोर्स भी दिए जा सकते हैं। कभी कभी ओरल स्टीरॉयड देना बहुत ही ज़रूरी होता है जिससे कि कुछ परेशानियां बाद में डेवलप ना हो जो कि हर्पीज जोस्टर डेवलप करा सकता है। हर्पीज जोस्टर को ठीक करना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। हर्पीज जोस्टर यदि पेशेंट इलाज भी ना कराए तो काफ़ी केसेस में 10 से 15 दिन में ये लीजन ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में महीनों भी चल सकता है। तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना इसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हर्पीज जोस्टर की जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि काफ़ी केसेस में ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया डेवलप करता है। मतलब कि जो शुरुआती घाव बने थे स्किन में, शुरुआती छाले बने थे वो तो ठीक हो गए, लेकिन उसी एरिया में मरीज को काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, जलन होना, ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई बिजली का करंट मार रहा हो, चुनचुनाहट होना, टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा भी महसूस हो सकता है कि अंदर से कोई कीड़ा काट रहा है उस सेगमेंट में जहां पर जिस सेगमेंट में छाले आए थे। जैसे यदि ऑप्थेल्मिक सेगमेंट में छाले आए थे तो इस रीजन में ही मरीज को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी तो ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई कि मरीज डिप्रेशन में चला गया, या फिर कुछ केसेस सुसाइड के भी रिकॉर्डेड हैं। मतलब आत्महत्या की इस परेशानी से दुखी होकर के, पीड़ित होकर के लोगों ने सुसाइड। लेकिन यदि इस परेशानी से आप पीड़ित हैं तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी कुछ इलाज अभी उपलब्ध है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ हैं इसमें प्रीगैबेलिन नाम की दवाई, गाबापेंटिन नाम की मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जाती है और ये काफ़ी इफिकेशियस भी है। प्रीगैबेलिन या गाबापेंटिन उन मरीजों के लिए भी काफ़ी कारगर है जिन्हें नींद की दिक्कत हो रही है। इसमें दिक्कत होने से नींद न आ रही हो तो इन दवाइयों से थोड़ी नींद भी बढ़ जाती है, तो इन मरीजों में नींद की भी समस्या सॉल्व हो जाती है यदि इन दवाइयों को दिया जाए। इसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे कि अमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, ये दवाइयाँ भी काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती हैं। ये मेडिसिन से भी व्यक्ति को नींद आने में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। कुछ जटिल केसेस में कुछ न्यूअर मेडिसिन्स जैसे कि ऑक्सकार्बामाजेपिन, कुछ पुरानी मेडिसिन्स जैसे कार्बामाजेपिन, ये सब दवाइयाँ भी काफ़ी सफलता के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन दवाइयों की डोजिंग को शुरुआती कुछ दिनों में कम रखना पड़ता है और जैसे जैसे मेडिसिन मरीज टॉलरेट करता जाता है, मतलब व्यक्ति के शरीर जैसे जैसे एडेप्ट होता जाता है मेडिसिन से, वैसे वैसे इन मेडिसिन के डोज को आपका चिकित्सक बढ़ाता चला जाता है। और यदि मेडिसिन से किसी प्रकार का हल्की फुल्की साइड इफ़ेक्ट हो भी, जैसे कि कुछ मेडिसिन से मुंह सूख सकता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट भी थोड़े दिनों में अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि बॉडी खुद ब खुद एडेप्ट कर जाती है। इन दवाइयों से तुरंत आराम नहीं मिलता है। इन दवाइयों से जैसे जैसे समय बीतता जाता है इनका इफेक्ट बिल्डअप होते जाता है, मतलब इनका असर और ज़्यादा जोड़ जोड़ करके आने लगता है। धीरे धीरे दर्द मरीज का कम होने लगता है और एक समय आता है जब दर्द पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। यदि मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द हो, जैसे कुछ मरीजों में इतना दर्द होता है कि वो कपड़ा तक नहीं पहन पाते हैं, कपड़े का टच
हवा का टच भी उनको परेशान करके रख देता है, हवा लगना ही उनके दर्द को स्टिमुलेट कर देता है। इवन कुछ मरीजों में लगातार जलन बनी होती है, लगातार दर्द बना होता है, तो उन कंडीशन में कुछ स्पेशल प्रकार के पेन किलर्स जैसे कि ओपियोइड्स, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही यूजुअली मिलते हैं, जिसमें कि सबसे सेफ ड्रग ट्रेमाडोल है और उसे यूज किया जा सकता है, लेकिन इन दवाइयों को थोड़े समय के लिए दिया जाता है। पैरासीटामोल, ये भी दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरे पेन किलर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे पेन किलर्स ये चूंकि न्यूरोजेनिक पेन होता है, नर्व से ओरिजिन हुआ पेन होता है, तो उतने कारगर नहीं होते हैं। साथ ही ये उतने असरकारक नहीं होने के साथ ही इनके साइड इफेक्ट भी आने के चांस होते हैं। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम में इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुछ जटिल केसेस में जिनमें इन दवाइयों से भी फायदा नहीं मिलता है, तो उन केसेस में भी ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कुछ इंजेक्टेबल थेरेपी है। जयपुर ब्लॉक नाम की एक इंजेक्शन थेरेपी है, जिसमें कुछ इंजेक्शंस का मिश्रण करके, जैसे जाइलोकैन, बुपिवाकैन, डेक्सामेथासोन, इन इंजेक्शन का विशेष प्रोपोर्शन में, विशेष अनुपात में मिश्रण करके उस डर्मेटोम में, सबक्यूटेनियस प्लेन में इन इंजेक्शन को फ्रीक्वेंटली लगाया जाता है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते के गैप पे लगाया जाता है। यदि उससे भी ना कंट्रोल हो तो उस केसेस में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, जो बैक में स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अलावा जो नर्व्स निकल रही हैं, वहाँ पर भी नर्व ब्लॉक्स किए जाते हैं। कभी कभी सिम्पैथेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन यदि सही से इलाज किया जाए तो शायद ही कोई केस है जिसमें ऑप्टिमम इम्प्रूवमेंट ना मिले। यदि व्यक्ति इस प्रॉब्लम में जितना विलंब करे, उतना ही ज़्यादा इस बीमारी के क्रोनिक होने की संभावना होती है। ऐसे में जैसे ही परेशानी पैदा हो, विशेष करके 50 साल के ऊपर की एज में, या फिर जिन केसेस में तमाम तरीके की इम्यूनोसप्रेशन है, जैसे डायबिटीज़, किसी स्टीरॉयड थेरेपी पे है पेशेंट, या दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव जैसे HIV का पेशेंट है, तो उन केसेस में जल्द से जल्द इंटरवेंशन करके इस बीमारी से मुक्ति पाया जा सकता है। अब ये नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये परेशानी होने ही ना दिया जाए, कोई ऐसा तरीका है क्या कि जिससे ये बीमारी पैदा ही ना हो? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हर्पिस जॉस्टर और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया दोनों से बचने के लिए अब इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। यूजुअली ये वैक्सीन 2 डोजेज होती हैं और ये आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं। तो ये यूजुअली 50 से ऊपर की एज या जिन केसेस में हाई रिस्क है इस परेशानी के होने के, उसमें आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है। और इन वैक्सीन को फ्रिक्वेंटली, मतलब कि लगभग 5 सालों पे दोबारा लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ऐसा देखा गया है कि 95% से ज़्यादा लोगों में जिनमें ये वैक्सीन इस्तेमाल किया गया था, उनमें ये परेशानी रिपीट नहीं हुई।